तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जैसे बताया कि सामान्य मूत्र में लवण की मात्रा पूछा तो हम जान गए 2%। देखो किसी भी चीज़ में जो किसी की प्रतिशत मात्रा वो कितनी होती है, वो होती है 100। इतना तो आपको पता को मैथ्स पढ़ते ही होंगे आप लोग कंपटीशन के लिए। अब ये जानना है कि 100 में सब कुछ क्या क्या है, तो हम बता दें कि जो मूत्र होता है, जो यूरिन होता है, उसमें 95% होता है वाटर। क्या होता है? 95% होता है वाटर। बच कितना गया? 5%। अब इस 5% के बारे में जानते हैं। 2.5% इसमें होता है यूरिया। क्या होता है? यूरिया। अब कितना बच गया मेरे भाई? अब बच गया 2.5%, है ना। अब ये 2.5% क्या क्या वो जानो। इस 2.5% में खनिज लवण भी है, इस 2.5% में हार्मोन भी है, इस 2.5% में एंजाइम ही है। तो हार्मोन और एंजाइम जो 0.5% बचता है, रेस्ट जो 2% बचता है, ये होता है खनिज लवण। इसलिए इसका आंसर डी सही जवाब हो गया। अब समझ में आ गया कि पूरा क्या जो यूरिन होता है उसमें क्या क्या होता है? वाटर भी होता है, खनिज लवण भी होता है, हार्मोन भी होता है, एंजाइम भी होता है, यूरिया भी होता है। क्लियर हो गया? कितना परसेंट होता है ये आपको पता हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, लिख लो फिर आएगा ये। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू परफेक्ट पुस्तक। फ्रेंड्स, आज है फ्राइडे और हर बार की तरह जब मैं आपसे बोलता हूँ कि हम लोग वो क्वेश्चंस उठाते हैं जो एग्जामिनेशंस में 3 बार से ज़्यादा पूछे जा चुके होते हैं। सेट हमारा था फ्राइडे, यानी मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को आता है रात के 8:30 बजे। आज है फ्राइडे, अगला सेट आएगा सोमवार को, यानी मंडे को रात के 8:30 बजे। सेट नंबर 36 है। 35 सेट्स इसके पहले ऑलरेडी हो चुके हैं। अगर कोई सेट छूटा है तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप वहाँ पे जा सकते हो। हर एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सारे वो क्वेश्चंस हैं जो एग्जामिनेशन में रिपीट किए जा रहे हैं, है ना। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और आते क्वेश्चन नंबर 1 पर। आरडीएक्स की खोज किसने की थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आरडीएक्स की खोज किसने की थी? पहला नंबर क्वेश्चन है रॉबर्ट रोजर, हैंस हेनिंग, एस मकाई और डाल्टन। सही जवाब क्या होगा? तो जो आरडीएक्स है ये एक्सप्लोसिव है, विस्फोटक है, और इसकी खोज की थी हैंस हेनिंग ने की थी। अब कब की थी? ये की थी 1899 ईस्वी में। ये क्वेश्चन बहुत बार देखा गया है। एक क्वेश्चन और एक्स्ट्रा बताता हूँ, आप इसको लिख लीजिए। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, आप मेरा वीडियो देखा कीजिए ना, तो कॉपी पेन जरूर हाथ में रखिए। बहुत सारे पॉइंट्स जो एग्ज़ाम से रिलेटेड होते हैं, मतलब परीक्षा उपयोगी क्वेश्चंस होते हैं, वो मैं भी साथ साथ बता देता हूँ, वो भी टकराते हैं। इसको ना यूएस में, यानी अमेरिका में, जो आरडीएक्स इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं साइक्लोनाइड। क्या बोलते हैं? मैं हिंदी में लिख देता हूँ, सही रहेगा। अमेरिका में इसको बोलते हैं साइक्लोनाइट। साइक्लोनाइट बोलते हैं अमेरिका में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चित्रकला का स्वर्णकाल किसके शासन काल का कहा जाता है? क्वेश्चन ना मुझे लगता है 10 बार आ चुका है। चित्रकला का स्वर्णकाल, एमटीएस देख लो, रेलवे देख लो, सीजीएल देख लो, हर जगह ये क्वेश्चन आया हुआ है ना। तो चित्रकला का स्वर्णकाल किसके शासनकाल को कहा गया है? जहांगीर, शाहजहां, अकबर और बाबर। तो चित्रकला सबसे ज़्यादा था जहांगीर के शासनकाल में। 2A इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। शेरशाह के बचपन का नाम क्या था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर से है, ये क्वेश्चन कई बार आया है। रहीम खान, सलीम खान, फरीद खान और खुर्शीद खान। तो सही जवाब क्या है? फरीद खान। सी इसका राइट आंसर है। शेरशाह के बचपन का नाम जो है फरीद खान था। ठीक है फ्रेंड्स, मैं फिर से बता रहा हूँ, हम लोग जो वीडियो लाते हैं वो लाते हैं मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, सोम, बुध और शुक्रवार को रात के 8:30 बजे। क्वेश्चन हम लोग वो सेलेक्ट करते हैं जो एग्जामिनेशन में रिपीट किया गया है। 3 बार तो एटलीस्ट पूछा गया, इससे ज़्यादा पूछा गया हो तो आगे सारे एग्जाम में आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, है ना, कि फिर से पूछा जाएगा। 3 बार पूछा गया, चौथा बार भी पूछा जाएगा। तो एक बहुत बड़ा सिलेबस, देखो जीके का सिलेबस का अंत नहीं है। बहुत बड़ा सिलेबस से बेहतर है कि शॉर्टकट, देखो शॉर्टकट से किसी चीज़ का नहीं है, लेकिन हाँ क्रीम चीज़ को पढ़े जो कि फिर से चांस है आने का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। शोरा कहाँ के संसद का नाम है? यानी पार्लियामेंट की बात करा, शोरा किस देश का संसद का नाम है? कहीं कहीं आपको ये शूरा इस टाइप से भी दिखेगा, तो घबराने की बात नहीं, दोनों एक ही है। शोरा पूछे या सूरा पूछे। अब ऑप्शन में जाते हैं। अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, स्पेन और जापान है। 4 ऑप्शंस दिए गए। और हाँ, अगर आपको जवाब पता होता है ना, आप कमेंट बॉक्स में बताया करो, आपका रिवीजन होगा। ठीक है, और मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया, वहाँ पे ज्वाइन कर जाओ। ठीक है, उस पर बहुत जल्द हम रिवीजन के लिए क्वेश्चंस डालेंगे इसके ऊपर, कि ताकि आप आंसर करो, आपका रिवीजन होता रहे। तो शोरा जो है अफगानिस्तान के संसद का नाम है। कहाँ के संसद का नाम है? अफगानिस्तान का संसद का नाम शोरा है या सूरा है। ये इसका राइट आंसर हो गया। अब हम लोग जानते क्या है कि जो रेस्ट 3 कंट्री और दिया गया है, पाकिस्तान, स्पेन और जापान, इसके बारे में भी जानते हैं। इसलिए जानते हैं कि यहाँ के क्वेश्चंस आ चुके हैं कि पाकिस्तान के संसद का नाम क्या है,
स्पेन के संसद का नाम, खासकर जापान के संसद का नाम तो कई बार आ गया है। तो जापान का ही पहले बताते हैं। जापान के संसद का नाम है डायट। क्या है? डायट। ये क्वेश्चन बहुत बार आ गया है, फिर से बोल रहा हूँ, लिख लो। स्पेन की संसद का नाम है कोर्टेस। कोर्टेस स्पेन के संसद का नाम है। और जो पाकिस्तान का संसद का नाम है वो है नेशनल असेंबली। क्या है? नेशनल असेंबली। थोड़ा इंग्लिश में लिख देता हूँ, मुझे लिखना आसान रहेगा, आप हिंदी में लिख लेना, इतना तो आप इंग्लिश आपको पढ़ना ही पड़ेगा। नेशनल असेंबली, ठीक है। तो अफगानिस्तान के संसद का नाम क्या? शोरा या सूरा, शूरा। पाकिस्तान के संसद का नाम क्या? नेशनल असेंबली। स्पेन का हो गया कोर्टेस और जापान का टायट। ये चारों लिख लो, फिर से एग्जाम में आएगा मेरे भाई। विश्व का सर्वाधिक दूध उत्पादक देश है यूएसए, भारत, चीन और ब्राज़ील। देखो, पहले यूएसए जो था विश्व का सर्वाधिक दूध उत्पादक देश था, लेकिन लेटेस्ट डाटा में ये चेंज हो गया। अब दूध उत्पादक देश में हमारा भारत आगे हो गया है, ठीक है। विश्व में सबसे ज़्यादा दूध का उत्पादन अब भारत में होने लगा है। ये लेटेस्ट डेटा है। आप गूगल पे जाइएगा, सर्च कीजिएगा, बहुत जगह पर यूएसए का भी आंसर मिलेगा, लेकिन जो करंट डेटा है, अब जो अपडेटेड डेटा है, उसमें भारत का नाम सबसे अग्रणी हो गया है। तो विश्व में जितना दूध का उत्पादन होता है उसमें से अकेला भारत जो है 23% दूध उत्पादन कर रहा है। कितना कर रहा है? 23% अकेले भारत कर रहा है। और रेस्ट जो बचा आपका 67% वो अदर कंट्री मिलकर कर रहे हैं। सेकंड नंबर पे अब यूएसए चला गया। अब क्वेश्चन में आते हैं कि भारत में तो सबसे ज़्यादा हो रहा है दूध, ठीक है, लेकिन भारत में किस राज्य में सबसे ज़्यादा हो रहा है? तो वो है राजस्थान। राजस्थान में सबसे ज़्यादा हो रहा है, उसके बाद हो रहा है उत्तर प्रदेश में सेकेंड नंबर पे। तो हम लोग दूध उत्पादन के बारे में क्या जाने कि विश्व में पहला है भारत, सेकेंड यूएसए, और भारत में विश्व के कुल दूध उत्पादन का 23% होता है। और भारत के अंदर की बात करें तो राजस्थान सबसे अग्रणी है दूध उत्पादन में। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दोस्तों यहाँ तक अगर आ गए हो तो इसका मतलब आपको पढ़ने में मज़ा आ रहा होगा। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि मेरा पढ़ाने का तरीका कैसा लगा। अच्छा लगा तो आप गुड लिखना, बहुत अच्छा लगा तो आप वेरी गुड लिखना, कुछ कमी लगी तो पुअर लिखना, और ज़रूर बताना कि क्या कमी थी। अगले वीडियो में हम उसको कोशिश करेंगे चेंज करने का, सही करने का। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों से। हम ऐसी वीडियोज़ को लेकर आते रहते हैं सप्ताह के 3 दिन, जो आपके एग्जामिनेशन में बहुत मदद करेगा। आज है फ्राइडे, सॉरी वेडनेसडे को मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे, ये है फ्राइडे। अगला वीडियो आएगा आपका मंडे को। टाइम क्या रहेगा? 8:30 बजे। वीडियो सप्ताह के 3 दिन आते रहेगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन को दबा देना ताकि मेरी नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिले। चलिए अब सब्सक्रिप्शन खेल ख़त्म करते हैं, आते हैं सबसे पहले क्वेश्चन पे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सामान्य मूत्र में लवण की मात्रा कितनी होती है? ऑप्शन क्या क्या दिया गया? 1.5%, 2.5%, 3% और 2%। देखो 95% होता है यूरिन में वाटर, 95% होता है वाटर, 2.5% होता है यूरिया, ठीक है। और जो 2.5% बचा है इसके अंदर आता है, क्या क्या आता है इसके अंदर? खनिज लवण आता है, हार्मोन आता है, एंजाइम आता है। सिर्फ खनिज लवण की बात इसने की है तो वो आता है 2%। डी इसका राइट आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आपको मेरा पढ़ाने का तरीका कैसा लगा? आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो? एसएससी, रेलवे, एसएससी के अंदर सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, क्या कर रहे हो? आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना। और मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना। आपका कोई कॉस्ट नहीं आएगा, मुझे कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा, जो सबसे बड़ा धन है, ठीक है। सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? ठीक है, विद्युत ऋणात्मक की बात करें सबसे ज़्यादा क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और नियॉन। सही जवाब क्या होगा? तो जो है फ्लोरीन जो है वो सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक है। जबकि अगर विद्युत धनात्मक की बात की जाए, अगर पूछ दिया जाए कि विद्युत धनात्मक में क्या है, तो है सीजियम। सीजियम जो है ये सबसे ज़्यादा विद्युत धनात्मक है। याद रखिएगा, ऋणात्मक में फ्लोरीन, धनात्मक में सीजियम। लिख लीजिए कॉपी में। और कैसे लिखना है कॉपी में हमेशा बताता हूँ। क्या क्या कीजिए, कॉपी का जैसे ये पेज है इसमें सेट नंबर लिखे, सेट नंबर को लिख दिए, हेडिंग दे दिए, उसके बाद क्वेश्चन 1, ठीक है। या मैं बहुत जल्द इसका पीडीएफ भी दे दूंगा आपको, ठीक है। कुछ जो पॉइंट हमने इंपॉर्टेंट बताया वो पॉइंट आप लिख लिए, ठीक है। चलिए, गरीबी हटाओ नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? समझिएगा, थोड़ा इंटरेस्टिंग है ये वाला। देखिए ये बात है, ये ना अभी आपको रिसेंट सीजीएल में पूछा गया है क्वेश्चन, ठीक है। 2023 वाले में ये पूछा गया सीजीएल में कि गरीबी हटाओ नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया, ठीक है। जो एसएससी सीजीएल हुआ एग्जाम उसमें पूछा गया ये वाला क्वेश्चन, ठीक है।
तो हम ये क्वेश्चन के बारे में आप मेरे प्रीवियस वीडियो जाइएगा, आप देखिए ये क्वेश्चन कब पूछा गया है, कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले जो है पूछा गया है, और ये क्वेश्चन मैं कितनी बार बता चुका हूँ। जो मेरे वीडियो देखेंगे डेफिनेटली उसमें ये आंसर देख के आए होंगे, ये मुझे पता है। तो देखिए मैं क्या बोला, 50-25 को जो क्वेश्चंस आते हैं किसी भी एग्जाम में, आप उसका आंसर कर पाएंगे अगर आप ऐसे क्वेश्चंस को पढ़ेंगे तो। अभी टकरा गया क्वेश्चन, और जो मेरे भाई लोग देख पढ़ के या बहन लोग पढ़ के आए गए होंगे वो पक्का कुछ क्वेश्चन अच्छे खासे मार के आए होंगे, क्योंकि मुझे पता है रिपीटेड क्वेश्चन पूछा ही गया होगा। तो गरीबी हटाओ नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया? 5वीं, 30वीं, थर्ड, छठी या फिर चौथी? तो गरीबी हटाओ जो था, ये बात है 5वीं पंचवर्षीय योजना की। एक्चुअली क्या था, जो पॉलिटिकल नारा था वो था, इंदिरा गांधी उस समय प्रधानमंत्री थे, इंदिरा हटाओ नारा था। क्या था? इंदिरा हटाओ। लेकिन बाद में इसे दोहराया गया और इंदिरा हटाओ हटाकर गरीबी हटाओ भी लगाया गया। ये बात है पंचवर्षीय योजना 1974 से लेकर 78 तक। अब बोलोगे इसमें तो पंचवर्षीय योजना 5 वर्षों का होता है, लेकिन इसको फोर्सफुली बंद कर दिया गया था। ठीक है, तो गरीबी हटाओ का नारा जो था 5वें पंचवर्षीय योजना में लगाया गया था। इसका पॉलिटिकल नारा क्या लगा था? इंदिरा हटाओ नारा लगा था। तो जानते हैं पॉलिटिक्स में तो थोड़ा बहुत ये सब चलते ही रहता है। अगले क्वेश्चन पे आता है, लाख बख्श किसका नाम था? लाख बख्श, लाख बख्श का मतलब था लाखों में दान देने वाला। ये किसका उपनाम था? अलाउद्दीन खिलजी, गियासुद्दीन बलबन, मोहम्मद गोरी या कुतुबुद्दीन ऐबक? तो ऐबक का नाम था लाख बख्श, और ये गुलाम वंश के थे। ठीक है, अब गुलाम वंश में संस्थापक कौन था? ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन कितनी बार बता चुका हूं, आपको पता ही है कौन है ना। तो अब क्या है, तो गुलाम वंश को ना मामलुक वंश भी कहते थे। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि गुलाम वंश का दूसरा नाम क्या था? तो गुलाम वंश का दूसरा नाम था मामलुक वंश। ठीक है, और कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका पूरा नाम क्या था? गियासुद्दीन कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर हो गया। आप ये जवाब में दीजिए, कुतुबुद्दीन ऐबक गद्दी पे कब बैठे थे? ठीक है, ये क्वेश्चन का जवाब आप दीजिएगा मेरे को कमेंट बॉक्स में। इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाला प्रथम भारतीय समाचार पत्र, यानी कौन सा ऐसा समाचार पत्र है जो डिजिटल था, है ना? द हिंदू, टाइम्स ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक्स टाइम्स या हिंदुस्तान? 4 ऑप्शन आपके पास हैं यार। कमेंट बॉक्स में बताया करो आंसर, आपको पता होता है तो। वीडियो देख देख के ना रट्टा कितना मारोगे, और रटने वाला चीज़ ही नहीं यार, इतना बढ़िया तो पढ़ाता हूँ मैं आप लोग को। तो इंटरनेट पे उपलब्ध होने वाला प्रथम समाचार पत्र, या फिर पूछ दिया जाए डिजिटल न्यूज़पेपर। अगर डिजिटल न्यूज़पेपर, इंटरनेट मतलब क्या? पहले तो कंप्यूटर पे या स्क्रीन पे अगर कोई न्यूज़पेपर चला गया तो वो डिजिटल हो गया, ऊपर से वो इंटरनेट पे चला गया, है ना, तो बढ़िया वाला डिजिटल हो गया, है ना। तो द हिंदू न्यूज़पेपर जो था उसे 1995 ईस्वी में, 1995 ईस्वी में इंटरनेट पे डाल दिया गया था। तो इंटरनेट पे जाने वाला प्रथम न्यूज़पेपर जो इंडियन न्यूज़पेपर था वो था द हिंदू। ये क्वेश्चन कई दफ़ा आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आप लोग देख रहे हैं वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव जीके क्वेश्चंस इन हिंदी लैंग्वेज फॉर ऑल एग्जामिनेशंस, और आप हैं परफेक्ट पुस्तक के साथ। ठीक है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की स्थापना कब हुई थी? सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? समझिएगा, कुछ हमारे मित्र 39 आंसर मारते हैं, कुछ 49 आंसर मारते हैं। थोड़ा सा समझिएगा इसके पीछे कहानी क्या है। देखिए, जो कि केंद्रीय सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स है, सीआरपीएफ है, इसकी स्थापना अगर किया जाए, स्थापना, ठीक है, स्थापना की बात की जाए तो ये स्थापना 27 जुलाई 1939 ईस्वी को हो गई थी। समझिएगा, तो स्थापना की जब बात कर दी तो 1939 27 जुलाई को इसका स्थापना हो गई थी, और इसका मुख्यालय कहाँ रखा गया? न्यू दिल्ली। अभी भी वहीं है, हटा नहीं है, न्यू दिल्ली इसका स्थापना। बाद में समझिएगा, बाद में एक अधिनियम बना सीआरपीएफ एक्ट। ठीक है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल अधिनियम 1949 बना, जिसके तहत इसको पुलिस बल की मान्यता दी गई। समझ में आ गया? तो जब मान्यता की बात की कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल को पुलिस की मान्यता कब दी गई, तो ये 1949 में हुआ था। और वो कब, वो कैसे होता है? जो सीआरपीएफ एक्ट होता है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स का जो अधिनियम 1949 है, उसके तहत इसकी मान्यता दी गई थी। अगर स्थापना की बात की तो 27 जुलाई 1939 को ही इसकी स्थापना हो गई, इसलिए सी इसका राइट आंसर सही होगा। तो उम्मीद करता हूँ अब कन्फ्यूज़न नहीं होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पशुओं की हड्डियों में कैल्शियम फास्फेट पाया जाता है कितना %? 56, 40, 51 या 19? सही जवाब होगा 56%। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसमें वैसा और कुछ बताने को नहीं है, वरना बताया जाता। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आज़ाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था?
आज़ाद हिंद फौज। चलिए मैं ना यहाँ पे थोड़ा सा एक सजेशन दूंगा, आप लोग ना एक मूवी ज़रूर देखिएगा। सुभाष जो चंद्र बोस हैं वो यूट्यूब पे भी मिल जाएगा वो इजीली, बहुत अच्छी मूवी है। और आज़ाद हिंद फौज की कहानी, पूरा रास बिहारी बोस की कहानी, कैसे सुभाष चंद्र बोस यहाँ से इंडिया से छुप के अफ़गानिस्तान, रशिया, जापान कैसे कैसे क्या किया, बहुत अच्छे से बताया गया है। उम्मीद करता हूँ आपको मूवी बहुत पसंद आएगी। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन पे। आज़ाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था? 1940, 1942, 1947, 1946। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए हुआ क्या था, अगस्त 1942 की बात है जब इसकी स्थापना होती है। कब होती है? अगस्त इसकी 1942 में। आज़ाद हिंद फौज का था, ये लोग भारत में, जो भारत गुलाम था उन लोगों से स्वतंत्रता पाने के लिए जो भारतीय सेना थे वो एक संगठन बना रहे थे, एक संगठन बना रहे थे जो कि उससे लड़ेंगे। और इसकी रचना की गई थी किसके द्वारा? रास बिहारी बोस के द्वारा। रास बिहारी बोस। आपको जिस मूवी का नाम बताया वो जरूर देखना, उसमें बहुत हिस्ट्री क्वेश्चन छुपे और आपको मज़ा आने वाला है। ठीक है, लेकिन रास बिहारी बोस ने क्या किया, बाद में इसको जो पूरा नियंत्रण था आज़ाद हिंद फौज का वो सुभाष चंद्र बोस के हाथ में दे दिया। और इसी क्वेश्चन में गलती कर जाते हैं हमारे भाई लोग कि आज़ाद हिंद फौज का गठन किसने किया था, तो फटाक से लगाते हैं सुभाष चंद्र बोस, जो कि आंसर हो जाता है आपका गलत। क्योंकि गठन किया रास बिहारी बोस ने, लेकिन बाद में पूरा नियंत्रण, पूरा कंट्रोल इसका दे दिया गया सुभाष चंद्र बोस को। ये मूवी की जो बात की उसमें ये चीज़ दिखाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आते हैं कि 1900 इसका जो गठन हुआ था वो कहाँ हुआ था? ये हुआ था अफ़गानिस्तान में। इसका गठन कहाँ हुआ था? अफ़गानिस्तान में इसका गठन हुआ था आज़ाद हिंद फौज का। कब हुआ था? तो अगस्त 1942 ईस्वी में। किसने किया था? रास बिहारी बोस ने, लेकिन बाद में नियंत्रण सुभाष चंद्र बोस को दे दिया गया था। इसी के बाद 21 मार्च 1944 की बात है जब दिल्ली चलो का नारा लगाया गया और ये संगठन, ये फौज जो है पूरा भारत के आई दिल्ली चलो के नारा के साथ। ठीक है, तो दिल्ली चलो का भी आपने सुना होगा। दिल्ली चलो का नारा किसने लगाया? क्वेश्चन आ चुका है और आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा ये नारा किसने लगाया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किस महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है? कौन सा ऐसा महाद्वीप है जहाँ एक भी ज्वालामुखी नहीं है? ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, एशिया और अंटार्कटिका। एक भी ज्वालामुखी मतलब सक्रिय ज्वालामुखी की बात कर रही है। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा महाद्वीप है जहाँ पर एक भी सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सर्वाधिक नदियों वाला राज्य है बंगाल, बिहार, कर्नाटक और मध्य प्रदेश। सर्वाधिक नदी कहाँ है? मध्य प्रदेश। डी इसका राइट आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक प्रदूषित नदी है, समझिएगा फिर से इसको। ये जो प्रदूषण के बारे में बताता है, कौन सा प्रदूषण नदी है, कौन सा प्रदूषित शहर है, कौन सा देश है, इसके बारे में बताता है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। ठीक है, CPCB। तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जो वो बताते हैं कौन सा सर्वाधिक प्रदूषित शहर है, नदी है, जो रैंकिंग होता है सब कुछ वही बताते हैं। ठीक है, तो झेलम, साबरमती, यमुना और इनमें से कोई नहीं। देखो कुछ दिन पहले तो साबरमती जो है वो सबसे प्रदूषित नदियों में से 1 नंबर पे था, लेकिन ये अब चेंज हो गया, ये चला गया 2nd नंबर पे। साबरमती पीछे हो गया। सबसे ज़्यादा अगर प्रदूषित नदी है तो तमिलनाडु, चेन्नई में एक नदी है कूम करके, वो सबसे ज़्यादा प्रदूषित हो गई, इसलिए इसका आंसर डी, नॉन ऑफ दीज हो गया। वो नदी का नाम हो गया कूम। ये सबसे प्रदूषित नदियों में से आ गई है 1st नंबर पे, 2nd नंबर पे साबरमती चले गए। ठीक है, और जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाए कुंभ का नाम नहीं दिया जाए तो आप साबरमती तब लगा ही दीजिएगा। संतृप्त वायु के सापेक्ष आर्द्रता कितना होता है? 40%, 60%, 100%, 75%। तो ये होता है 100%। सी इसका राइट आंसर हो गया। संतृप्त वायु का जो सापेक्ष आर्द्रता होता है 100%। विश्व बैंक के सदस्यों की संख्या कितनी है? वर्ल्ड बैंक का जो मेंबर है उसके सदस्यों की संख्या कितनी है? 189, 191, 93, 188। वर्ल्ड बैंक के सदस्यों की संख्या, तो वो सही जवाब है 189। विश्व बैंक क्या है? देखो विश्व बैंक एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो कि अपने सदस्य देश का, जैसे 189 देश के सदस्य देश है, उनका पुनर्निर्माण एवं विकास में उसको हेल्प करता है, फंड से हेल्प करता है। इसकी स्थापना हुई थी 1944 ईस्वी में और इसका जो हेडक्वार्टर है वो वाशिंगटन डीसी इसका हेडक्वार्टर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व बैंक खुद में एक बड़ा टॉपिक है, अगर इसका वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं एक अलग वीडियो लेके आ जाऊंगा। विनिवेश कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? JV रामकृष्ण, कृष्णदेव प्रभाकर खाडिलकर, शिवराम मोहन परांजपे और लक्ष्मण शास्त्री जोशी। सही जवाब है JV रामकृष्णन। और विनिवेश कमीशन जो है ये भारत में सबसे पहले कब आया? तो यह आया 1996 ईस्वी में।
नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप मेरे प्रीवियस वीडियो देखे होंगे तो ये क्वेश्चन कई बार मैं बता चुका हूँ और ये क्वेश्चन आ चुका, देख रहा। तो जो नीति आयोग है इसने किसका जगह लिया? इसने जगह लिया योजना आयोग का। योजना आयोग पहले हुआ करता था जिसके अंदर 5 वर्षीय पंचवर्षीय योजना बनती थी और इसका अंत 2014 ईस्वी में, ठीक है, नरेंद्र मोदी की सरकार आई और योजना आयोग को बंद करके इसी को रिप्लेस कर दिया नीति आयोग को। योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया और कुछ नहीं हुआ है। तो 1 जनवरी 2015 ईस्वी से नीति आयोग अस्तित्व में आ गया, ठीक है, स्थापना हो गई। और इसका भी अध्यक्ष वही होते हैं, प्रधानमंत्री ही होते हैं। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका भी हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। अगर ज़्यादा डाउट होगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं ज़रूर नीति आयोग और पंचवर्षीय जो योजना आयोग उसके बारे में डिटेल वीडियो बनाऊंगा। लेकिन कन्फ्यूजन की कोई दिक्कत नहीं है कि योजना आयोग को 2014 में अंत कर दिया गया और 1 जनवरी 2015 से ये स्टार्ट हो गया नीति आयोग। अश्वमेधकर्ता उपाधि किसने धारण की थी? अश्वमेधकर्ता, इसकी उपाधि किसने धारण की थी? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, अशोक और चंद्रगुप्त द्वितीय। तो अश्वमेधकर्ता जो है ये समुद्रगुप्त को बोला जाता है। किसको? समुद्रगुप्त को। इतना ही नहीं, समुद्रगुप्त को नेपोलियन और कविराज भी बोलते थे। क्या बोलते थे? नेपोलियन या कविराज भी बोलते थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? किस नदी को जमुना के नाम से जानते हैं? महानदी, गंगा, गोदावरी और ब्रह्मपुत्र। देखो होता क्या है कि ब्रह्मपुत्र नदी जो भारत से निकलती है और बांग्लादेश को भी जाती है, बांग्लादेश को जाते हैं, ठीक है। और भारत से निकल जो बांग्लादेश जाते हैं, बांग्लादेश में इसको बोलते हैं हम लोग क्या? जमुना। और ऑप्शन में जब एग्जाम में जाइएगा तो आपको यमुना का भी ऑप्शन दे देगा और मेरे बहुत सारे भाई लोग यमुना आंसर मार के शायद आते भी होंगे, लेकिन नहीं। ब्रह्मपुत्र नदी जब भारत से निकलते और बांग्लादेश में जाती है और बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को जमुना के नाम से बोला जाता है। एक क्वेश्चन और मैं आपको टास्क दे रहा हूँ, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा पद्मा किस नदी को बोलते हैं? पद्मा किस नदी का नाम है? अगले क्वेश्चन पर आता है, भारत में रेडियो प्रसारण कब हुआ था? भारत में रेडियो प्रसारण कब हुआ था? 51, 1951, 1957, 1927, 1939। तो भारत में रेडियो प्रसारण की बात करें तो भारत में रेडियो प्रसारण जो हुआ था 1927 ईस्वी को हुआ था, ठीक है। और इसका 1939 ईस्वी में इसका नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो रख दिया गया, जबकि 1957 में इसको आकाशवाणी का नाम दिया गया। ये क्वेश्चन तीनों आ चुका है, ठीक है। कि आकाशवाणी कब बोला गया? तो 1957 में। 1939 में ऑल इंडिया रेडियो नाम कर दिया गया और भारत में पहला रेडियो प्रसारण क्या होता है? 1927 में। अगले क्वेश्चन पे आता है आज के वीडियो का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन है 1652, 1630, 1642 और 1649। तो 1630 ईस्वी में हुआ था और 16 फरवरी की बात है, 19 फरवरी की बात है 1905 को। और कहाँ हुआ था? तो शिवनेर दुर्ग में हुआ था, जो कि पुणे महाराष्ट्र में पड़ता है, ठीक है, महाराष्ट्र में पड़ता है शिवनेर दुर्ग। आज की वीडियो का आखिरी क्वेश्चन में आते हैं कि भारतीय खान ब्यूरो कहाँ मुख्यालय कहाँ है? भारतीय खान ब्यूरो कहीं कहीं आपको खनन ब्यूरो दे देगा, तो कन्फ्यूजन वाली चीज़ नहीं है। दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, नागपुर। नागपुर इसका राइट आंसर होगा, महाराष्ट्र में पड़ता है, डी इसका राइट आंसर हो गया। इसको ऑरेंज सिटी के नाम से भी बोलते हैं, ठीक है। तो भारतीय खान ब्यूरो का मुख्यालय है नागपुर में और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1948 ईस्वी की स्थापना हुई थी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा और बहुत कुछ सीखे होंगे। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आज आपने क्या क्या सीखा, कैसा लगा, आप किसी तैयारी करते हो। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लेना, हम ऐसे वीडियोज़ लेके आते रहते हैं। अगली वीडियो को लेकर मिलेंगे मंडे को रात को 8:30 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान और वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Let's meet on another video. Goodbye.